एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे विश्वसनीय शो ऐलाने जंग, और आज ऐलाने जंग मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं उस सत्ता पथ से जो 24 चुनाव के लिए साबित होने जा रहा है विजय पथ। जी, ये द्वारका एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का वो हिस्सा है जिसके 19 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्घाटन कर दिया है। और ऐसे में कैसे ये सत्ता पथ जो है वो 24 चुनाव में विजय पथ साबित होगा, आज शुरुआत करते हैं चुनावी शो में इसी कवर स्टोरी के साथ। आज से दिल्ली हरियाणा के बीच यातायात का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाएगा। 21वीं सदी का भारत बड़े विजन का भारत है। अच्छी सड़कों के होने से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर इंडस्ट्री को भी गति मिलती है। ये खूबसूरत एक्सप्रेसवे बुलंद भारत की विकसित तस्वीर पेश कर रहा है। 24 लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले एक्सप्रेसवे का उद्घाटन दिल्ली गुरुग्राम की दूरी और भी कम कर देगा। घंटों लंबे जाम में फंसकर काम पर जाने वाले लोगों की पुरानी समस्या से मुक्ति दिलाएगा। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें रोड की सौगात दी है। जिस जगह हमें आने में 2-2 घंटे लगते थे, आज हमें यहाँ आने में आधा ही घंटा लगा। जहाँ पे हमें 4-4 घंटे लगते थे, अब वहाँ 15 मिनट में हम पहुँचेंगे। एक्सप्रेसवे के एक एक फायदे और इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। द्वारका एक्सप्रेसवे के पहले फेज में उद्घाटन के मौके पर सबसे पहले पीएम ने श्रमिकों के साथ बातचीत की। पीएम ने गुरुग्राम पहुंचकर लोगों का अभिवादन स्वीकारा। पीएम कार्यक्रम स्थल पहुंचे तो एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट निर्माण से जुड़ी हर बारीकी को विस्तार से समझा। मोदी के हर सवाल का जवाब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर दे रहे थे। मोदी ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। पहले की सरकारें छोटी सी कोई योजना बनाकर छोटा सा कार्यक्रम करके उसकी डुगडुगी 5 साल तक पीटते रहते थे। वहीं भाजपा सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है उसमें शिलान्यास लोकार्पण के लिए समय कम पड़ रहा है, दिन कम पड़ रहे हैं। जी, दिल्ली गुरुग्राम की दूरी कम करने वाले इस एक्सप्रेसवे से जुड़ी हर जानकारी जान लीजिए। पीएम ने एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन किया है, जो कि हरियाणा में पड़ने वाला हिस्सा है। ये देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। 8 लेन के इस पहले फेज की लंबाई 19 किलोमीटर है। इसके निर्माण में 4100 करोड़ की लागत आई है। यही नहीं, पीएम ने 16 राज्यों की कुल 112 सड़क परियोजनाओं का गिफ्ट एक मंच से देश को दिया। यही नहीं, मोदी ने अपने कार्यकाल में तेजी से पूरे हो रहे कामों का लेखा जोखा भी पेश किया। 2024 का 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। इतने कम समय में अब तक
10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का या तो शिलान्यास किया है या तो लोकार्पण हो चुका है। ये तो मैं सिर्फ उन प्रोजेक्ट की चर्चा कर रहा हूं जिनमें मैं खुद शामिल हुआ हूं। उसके सिवाय मेरे मंत्रियों ने, हमारे मुख्यमंत्रियों ने जो किया वो अलग। वक्त चुनाव का है और सिर्फ द्वारका एक्सप्रेस वे की ही बात करें तो इसका असर सीधे सीधे 2 राज्यों के वोटर्स को मिलेगा। बाकी कई राज्यों से आने जाने वाले यात्री भी इस एक्सप्रेस वे का फायदा ले सकेंगे। हरियाणा में 10 और दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने इन सभी 17 सीटों पर परचम लहराया था। मोदी ने द्वारका एक्सप्रेस वे के निर्माण से होने वाले फायदे भी गिनाए, साथ ही पुराने समय की दिक्कतें बताकर इसकी जरूरत भी समझाई। एक समय शाम ढलने के बाद लोग इधर आने से बचते थे। टैक्सी ड्राइवर भी मना कर देते थे कि इधर नहीं आना है। इस पूरे इलाके को असुरक्षित समझा जाता था, लेकिन आज कई बड़ी कंपनियां यहां आकर अपने प्रोजेक्ट्स लगा रही हैं। 2024 चुनाव का बिगुल बस बजने ही वाला है। बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी के मिशन हैट्रिक में एक्सप्रेस वे बड़ी भूमिका निभाएगा। ये एक्सप्रेस वे आपका कुंडली मानेसर हाईवे को जोड़ता है, साथ ही आप जो गुड़गांव के मुख्य मार्ग को जोड़ता है, जो गुड़गांव से सोहना होते हुए जयपुर जाता है, यानी कि जो बॉम्बे और गुजरात का हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, उसको भी ये एक्सप्रेसवे जोड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक्सप्रेसवे जिस समय तैयार हो जाएगा, लोगों के लिए आवागमन शुरू हो जाएगा, तो दिल्ली को कनेक्ट करने वाले जितने भी हाईवे, जितने भी एक्सप्रेसवे हैं, सब इस हाईवे से कनेक्ट हो जाएंगे। बाहर आप दिल्ली के कहीं भी किसी भी एरिया में जा सकते हैं। कैमरामैन वेद पांडे के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। देश में सीएए लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि सीएए जो कानून पहले ही बन चुका था, लेकिन इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार था और सरकार की तरफ से संकेत पहले ही ये दिए जा रहे थे कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले गाइडलाइंस तय कर दी जाएंगी, नोटिफाई कर दिया जाएगा। और ऐसे में अब वो बड़ी खबर आ गई है। देखिए, 24 चुनाव के ऐलान से पहले सीएए नोटिफाई कर दिया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, ये सीएए को लेकर जिन नोटिफिकेशन का इंतजार था लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले, आखिरकार वो नोटिफिकेशन आ गया है। क्या जानकारी मिल रही है नीरज? जी बिल्कुल, मेरी जानकारी है कि सीए का जो नोटिफिकेशन थोड़ी देर पहले हमने ही ब्रेक करके दुनिया को बताया था कि आज सीए का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वो सीए का नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं आपको बता दूं, भारत सरकार ने सीए के कानून को नोटिफाई कर दिया है और वो कानून के रूप में मूर्त रूप हो चुका है। 2019 में ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो का इसे हिस्सा बनाया था और कहा था कि हम सीए कानून लेकर आएंगे। इस देश में जो 3 पड़ोसी तो देश हैं, वहाँ के जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित लोग हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। और ये नागरिकता कब से होगी? 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग भी भारत आए थे, जिन लोगों ने भारत से शरण मांगी थी, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये जो 3 देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। यहाँ से 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। नीरज पांडे, जो अभी तक विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो सरकार ने बना तो दिया है, लेकिन इसे कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब 24 चुनाव से पहले इसी को लेकर सरकार एक्शन मोड में, और जो सरकार की तरफ से वादा किया गया था कि नोटिफिकेशन 24 चुनाव से पहले जारी होकर रहेगा, और ये जो देरी हुई है ये कोरोना काल की वजह से हुई है, उसी डगर पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने आखिरकार नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मतलब सीएए किस रूप में लागू होगा, इसी को लेकर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो नोटिफाई कर दिए गए हैं। नीरज,
बिल्कुल रूल एंड रेगुलेशन नोटिफाई कर दिए गए हैं। देखिए, पहले ही लोकसभा और राज्यसभा से इस कानून को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन किसी भी कानून को तब तक अमल नहीं माना जाता जब तक कि राष्ट्रपति उसको नोटिफाई ना कर दें, यानी कानून का रूप ना दे दें, उनका साइन उस कानून पर हो ना जाए। तो आज वो घड़ी भी आ गई, चूंकि गृह मंत्री अमित शाह पहले भी कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में वो बोल चुके हैं, और सबसे पहले उन्होंने हाल ही में जब वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे तो उन्होंने कहा था कि सीए लागू होकर रहेगा, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा बाद में एक कार्यक्रम के दौरान कि लोकसभा चुनाव से पहले सीए लागू होगा। तो आज वो घड़ी आ गई है, लोकसभा चुनाव अभी अनाउंस होने में कुछ दिन बाकी है, माना यह जा रहा है 14 या 15 मार्च को कभी भी लोकसभा चुनाव अनाउंसमेंट हो सकता है, कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है, लेकिन ठीक उससे 3-4 दिन पहले ही भारत सरकार ने इस कानून को नोटिफाई कर दिया है, और इस कानून के नोटिफाई होते ही यानी कि 31 लेकिन अब जिस तरीके से ये सीए को लेकर जो रूल्स है वो नोटिफाई कर दिए गए हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कानून पहले ही बन गया है, और उस कानून को लेकर जिस नोटिफिकेशन का इंतजार था वो नोटिफिकेशन भी अब केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर 24 चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा एजेंडा बनने वाला है, क्योंकि लगातार विपक्ष और खासतौर से पश्चिम बंगाल का आप जिक्र कर रहे थे, वहां पर टीएमसी की तरफ से ये बात बार बार दोहराई जाती रही कि हम तो अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे। तो कुल मिलाकर 24 चुनाव क्या अब सीए के इर्द गिर्द भी आर पार देखने के लिए मिलेगा? नीरज पांडे, खासतौर से पूर्वोत्तर भारत में। बिल्कुल, पूर्वोत्तर भारत में ये बहुत बड़ा मुद्दा था रोमाना। मैं खुद बता दूं कि आप जब सीए कानून लोकसभा में पारित कराया गया तब मैं पश्चिम बंगाल के दौरे पर गया था। उस समय इस कानून को लेकर मैंने एक स्टोरी भी की थी, और उस समय बांग्लादेश से आए करीब लाखों ऐसे लोग हैं जो पिछले कई वर्षों से ये कहें कि आज़ादी के बाद से जब से वो शरण लिए हुए हैं, अब तक उनके पास अधिकार नहीं है, कोई इस देश के नागरिक हैं भी कि नहीं, झुग्गियों में रह रहे हैं, छोटे छोटे लकड़ी के मकानों में रह रहे हैं, और सालों से रेल की पटरियों के किनारे हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में लोग रह रहे हैं, और वो इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब ये कानून बने और उन्हें नागरिकता बने। तो अब उनके लिए ये रास्ता आसान हो गया, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर अपना देश छोड़कर आए हैं। बांग्लादेश में जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ और उस समय बांग्लादेश में उन्हें प्रताड़ित किया गया, तो वो पैदल ही लाखों लाख की संख्या में पहुंच गए। और मतुआ समाज, जो मतुआ समाज के मंत्री भी हैं शांतनु ठाकुर भारत सरकार में, मतुआ समाज इकलौता ऐसा समाज है जिनके करीब 7 से 8 लाख ऐसे मतदाता, ऐसे लोग हैं जिन्हें आज तक इस देश की नागरिकता नहीं मिली है। आज भी वो सामान्य लोगों की तरह रहने के लिए मजबूर हैं कि सामान्य लोगों की तरह कब उनको नागरिकता मिलेगी। आज भी वो आम जो भारतीय हैं उनकी तरह वो ट्रीट नहीं किए जाते हैं। उनका एक अपना एरिया है जहाँ पे वो रहते हैं संगठित होकर। तो ये इस कानून के लागू होने के बाद बहुत सारे राज्यों में, खासकर पश्चिम बंगाल का आपने जिक्र किया, निश्चित रूप में पश्चिम बंगाल में ऐसे करीब 8 से 10 लाख लोग हैं जिनको इसका सीधे तौर पर फायदा होगा, क्योंकि 31 सितंबर 2014 के पहले के जितने लोग हैं जिन्हें अभी तक नागरिकता नहीं मिले, उन्हें आधिकारिक रूप से भारत सरकार नागरिकता देगी। जब ये कानून पारित हुआ था तो जिस तरीके से वो 3 पड़ोसी देश और वहां पर रहने वाले 6 अलग अलग धर्मों के जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए ये सहूलियत नागरिकता मिलने के लिए भारत में यही ये कानून है ना। और इसके लिए जो कट ऑफ था वो जो रखा गया था डेट, तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही और उन्हीं तमाम रूल्स को नोटिफाई कर दिया गया है। जरा इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दीजिए। 3 देश, 6 अलग अलग धर्म से जुड़े लोग। बिल्कुल आप रोमाना आप बिल्कुल सही कह रही हैं। 3 देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये हमारे पड़ोसी देश हैं और तीनों देशों में मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी संख्या में है और वहाँ पर माइनॉरिटी में हिंदू है, वहाँ पर सिख है, बौद्ध है, जैन है। ये ऐसे धार्मिक धर्म के लोग हैं जो वहाँ पे माइनॉरिटी और कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से वो प्रताड़ित हुए और उसकी वजह से उन्होंने अपना स्थान छोड़कर, जो उनका मूल स्थान था, क्योंकि ये सारे भारत से निकले हुए देश हैं, तो वो जो मूल रूप से जो है भारत से उनकी आस्था थी, वो लोग पैदल चलकर भारत में पहुंचे। अब वो यहाँ से जाना नहीं चाहते, तो धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों को भारत ने शरण दी और भारत में वो रह रहे हैं। उनका हर जगह, आप दिल्ली में ही आप लीजिए, दिल्ली में आज़ादपुर मंडी के पास एक बहुत बड़ी बस्ती है जहाँ पर पाकिस्तान से आए हिंदुओं की संख्या करीब 20 से 25 हज़ार है। उनको आज तक घर नहीं मिला, अभी भी वो झोपड़ियों में रह रहे हैं। पानी के लिए उनको अस्थायी टैंक जाता है, तब उनको पानी पीने के लिए मिलता है। अभिषेक, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? सीए के लिए नोटिफिकेशन जारी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये बड़ा हो जाता है कि सीए जब कानून बना था उसके बाद हमने देखा था कैसे दिल्ली में वो शाहीन
शाहीन बाग वाला धरना जो महीनों चला था, ऐसे में इस बार क्या राजनीतिक हथियार के तौर पर सीए का इस्तेमाल नहीं होगा? मौसम वैसे भी चुनावी है। अभिषेक, देखिए बिल्कुल ये मौसम चुनावी है और देखिए ये बीजेपी का वादा था। अभी जो जिक्र कर रहे थे नीरज, वो एक फैक्ट है, क्योंकि मतुआ समाज के इलाकों में बाकायदा हम लोग ने जाकर रिपोर्ट किया है। शांतनु ठाकर वहां पर हो गए, जो टीएमसी का भी वहां पर अच्छा खासा वोट बैंक है, जो सीए को लेकर के एक मुद्दा बना रहा था और सीए को लेकर के जो लेट लतीफी हो रही थी वो भी एक मुद्दा था। हालांकि सरकार ने कहा था कि कोविड के चलते ये देरी हुई है, लेकिन वो एक बड़ा मुद्दा था। तो ये जो नोटिफाई किया गया है रोमाना, इसके रिएक्शन लाजमी हैं और जो इसके रिएक्शन होंगे, हम पॉलिटिकली बात कर रहे हैं अभी कुछ देर के लिए, जो इसके रिएक्शन होंगे वो रिएक्शन बहुत ही अपने आप में कह सकते हैं डिफाइनिंग होंगे इस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। पहली बात है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात ये बताऊं कि एक अहम बात ये होगी कि बाकायदा चूंकि एक पोर्टल भी तैयार हो रहा है, तो जो लोग भी 31 दिसंबर 2014 के पहले यहां पर आ चुके हैं और जिनके पास उस तरह के वैध दस्तावेज नहीं है, वो बाकायदा उस पर अप्लाई करेंगे। उनके जो आवेदन है उनकी गृह मंत्रालय उसकी जांच करेगा और जांच करने के बाद उनको नागरिकता दी जाएगी। जिस रिएक्शन की आप बात कर रहे हैं, प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है और फिलहाल जो प्रतिक्रिया मिल रही है वो ममता बनर्जी की तरफ से सामने आई है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उनका बयान सामने आ रहा है। ममता कह रही है सीए से नागरिकता रद्द तो फिर बर्दाश्त नहीं। ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो सरकार ने पहले कानून बनाया, जिसकी नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा था, इसे लागू करने के लिए अब सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और ममता बनर्जी इसी को लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर वार करने की फिराक में अपने इस बयान के जरिए कि सीए से नागरिकता रद्द तो बर्दाश्त नहीं। लेकिन अभिषेक उपाध्याय, महत्वपूर्ण तो यह हो जाता है कि केंद्र सरकार बार बार इस बात को दोहराती है कि ये सीएए कानून ये नागरिकता किसी की छीनने वाला नहीं, बल्कि ये तो नागरिकता देने वाला कानून है। अभिषेक, ये लगातार स्टैंड है केंद्र सरकार का कि इसमें नागरिकता देनी है, छीनना नहीं है। बाकायदा वो जगह डिफाइन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वो माइनॉरिटीज डिफाइन है जिनके लोग यहाँ पर हैं, जिनको की नागरिकता मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएए नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मतलब जो नागरिकता संशोधन कानून देश की संसद ने बनाया था वो किस रूप में लागू होगा, इसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और उसके बाद आपको बता दें, दिल्ली के कई इलाकों में अब सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ गुस्सा जबरदस्त नजर आया था। आपको याद होगा वो शाहीन बाग वाला धरना प्रदर्शन जो महीनों चला था और इसी के मद्देनजर दिल्ली के कई संवेदनशील इलाके जहां पर इस समय सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो चुनाव से एन पहले सरकार की तरफ से जो वादा किया गया था कि सीए को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 24 चुनाव से एन पहले सरकार की तरफ से सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन कानून उसके नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। मतलब अब सीएए देश में लागू होगा। आप जानते हैं कानून दिसंबर 2019 में संसद से बन चुका है। नोटिफिकेशन का इंतजार था ताकि जो कानून बना है वो लागू हो सके और अब उसी कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। लेकिन जब कानून बना था तब जिस तरीके की सियासी आर पार हुई थी, अब आज जब इस कानून के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसी रूप से सियासी आर पार देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ ममता बनर्जी जो डर दिखा रही है कि अगर नागरिकता रद्द होती है तो फिर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और दूसरी तरफ कांग्रेस सामने आई है और कांग्रेस खुलकर सरकार पर आरोप लगा रही है कि लोकसभा चुनाव में ध्रुवीकरण करने के मकसद से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी इस वक्त मौजूद है। अंकित, जिस बात का डर था कि जिस तरीके से जब कानून बना तब ध्रुवीकरण वाली राजनीति के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी की, एक बार फिर वही नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी देखा जा रहा है वही मुसलमानों का नाम लेकर विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है। अंकित गुप्ता, अंकित आपको मेरी आवाज मिल रही है? अंकित से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको एक बार फिर से बता दें कि कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया है। कांग्रेस कह रही है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए ये सीए को लेकर नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया है। जी अंकित।
रोमाना, इस सबके बीच में पहले एक बड़ी खबर देना चाहूंगा। राजनीति तो चल ही रही है, लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से ट्वीट करके एक जानकारी दे दी गई है आधिकारिक तौर पर कि कैसे जो इन लोगों को नागरिकता चाहिए सीएए के तहत वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और बाकायदा ट्वीट में ये बताया गया है कि टोटली ऑनलाइन, यानी कि कंप्लीटली ऑनलाइन मोड होगा और इसके लिए बाकायदा एक वेब पोर्टल दिया जाएगा। यानी कि भारत के जो करीबी देश है, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ये तमाम देशों के लोग जहां पर जो है जो माइनॉरिटीज हैं, अगर उनको भारत में नागरिकता चाहिए सीएए के तहत, तो बाकायदा उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा और पोर्टल पे ऑनलाइन मोड के जरिए ही एप्लीकेशन देनी होगी। तो जिस बात का जिक्र हम लोग लगातार कर रहे हैं कि रूल्स को नोटिफाई किया जा रहा है, तो अब बाकायदा किस तरीके से नागरिकता लेनी है उस बारे में भी जानकारी सामने आने लगी है। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास अंकित गुप्ता। तो ये नोटिफिकेशन देखिए किस तरीके से ऑनलाइन जो है वो आवेदन किया जा सकेगा। और आप जानते हैं कि ये जो कानून में संशोधन किया गया था, नागरिकता संशोधन कानून जो बना था, उसमें 3 पड़ोसी देश है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यकों की सहूलियत के लिए ये नागरिकता संशोधन कानून जो भारत सरकार ने 2019 दिसंबर में संसद से पास कर दिया था, और उसी को लेकर आज ये नोटिफिकेशन, जिस पर राजनीति भरपूर हो रही है। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र, क्योंकि इस कानून के तहत जो 3 पड़ोसी देश हैं, वहां के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात कही गई है, ऐसे में मुसलमान और ध्रुवीकरण के नाम पर कांग्रेस को हथियार मिल गया है सरकार की घेराबंदी करने का। जैनेंद्र, बिल्कुल, कांग्रेस ने इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया है। 2 आरोप लगाए हैं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने। एक तो ये कहा है कि लोग ये 2019 में ये बिल जो है वो पारित हुआ था और कानून आज बनाया गया है, और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। तो जिस तरीके से हमने देखा था कि सीए का जब बिल आया था, जब कानून बना था, देश के अलग अलग इलाकों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ था और किस तरीके से मुस्लिम वर्ग जो है वो सड़कों पर आया था और एक प्रकार की आशंका थी। तो कांग्रेस का आरोप है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के मकसद से इतने दिनों तक इसको नोटिफाई नहीं किया गया और अब किया गया है। और साथ ही साथ इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला भी कांग्रेस ने उठाया है। जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पर एसबीआई को झटका लगा सुप्रीम कोर्ट से, तो कांग्रेस का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की खबर को मैनेज करने के लिए, या हम कह सकते हैं उससे बड़ी एक खबर पेश करने के लिए, और लोकसभा चुनाव से पहले ध्रुवीकरण के मकसद से सरकार ये लाई है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस सीएए का विरोध नहीं कर रही है, टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रही है, नियत पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को जो लागू किया गया है, इसका विरोध कांग्रेस ने नहीं किया है। अभिषेक, जिस बात को यहाँ पर अंडरलाइन जो है वो जैनेंद्र की तरफ से किया जा रहा था कि देखिए हमला तो कर रही है, टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रही है, लेकिन विरोध सीए का करती हुई कांग्रेस पार्टी भी नजर नहीं आ रही। मतलब सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वो जो तुष्टीकरण वाला वार खासतौर से कांग्रेस पार्टी पर किया जाता है, उसी की वजह से यहाँ पर फूक फूक कर सीए के विरोध में अपनी प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है। अभिषेक, बिल्कुल रोमाना, देखिए जैन एकदम सटीक बात कह रहे हैं, खुल करके विरोध नहीं कर रही है, लेकिन देखिए ये बहुत ही महीन रेखा है रोमाना। ये रेखा कब क्रॉस हो जाए पता नहीं चलने वाला है। देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का स्टैंड क्लियर है, वो खुल के विरोध कर रही हैं। ममता बाला ठाकुर, आपको याद होगा, जो मतुआ समाज की बड़ी नेता हैं, उसी परिवार से आती हैं, उनको उन्होंने राज्यसभा भेजा 1 महीना पहले, और उनको राज्यसभा भेजने का मतलब यही था कि वो पहले से इस मामले में स्टैंड ले चुकी थी। और जब ये मामला अभी और आएगा सामने, तो उनकी ओर से ममता बाला ठाकुर ही, जो शांतनु ठाकुर के परिवार की हैं, उनका विरोध करती हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं, वही इस मुद्दे को सामने रखेंगी। तो ममता बनर्जी ने क्लियर स्टैंड लिया है। कांग्रेस यहां पर बहुत ही सतर्क होकर के अपनी बात रख रही है, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये बहुत ही महीन रेखा है रोमाना। ये बहुत मुश्किल होगा कि आप इस रेखा पर खड़े हों, टाइमिंग पर सवाल उठाएं और सीए का विरोध ना करें, क्योंकि इसका इंपैक्ट जो है सिर्फ बंगाल तक नहीं रहना है। पिछली बार जो हमने देखा था, इसका इंपैक्ट देश के अलग अलग हिस्सों में जाना है। तो कांग्रेस ये बैलेंस कैसे मेंटेन कर पाएगी, ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है। तो राजधानी दिल्ली में हमने देखा था ना किस तरीके से वो शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा लग गया था, जो महीनों यहां पर बैठे रहे थे, और ऐसे में बात जो है वो इस सीए एक्ट
के जरिए नागरिकता देने की है, लेकिन घेराबंदी विपक्ष सरकार की करता है नागरिकता छीनने को लेकर, जो भ्रम दूर करने के लिए सरकार की तरफ से बार बार इस बात को रेखांकित किया जाता है कि ये कानून किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है, ये कानून नागरिकता देने के लिए है। वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो एबीपी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है, वो शरणार्थियों की बात जो विकास की सौगात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। मतलब सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए नोटिफिकेशन केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 दिसंबर में ही संसद से पास हो गया था, उसी के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा था और आखिरकार N24 चुनाव के ऐलान से पहले सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि 1-2 दिन में चुनावी पिक्चर भी सरकार की तरफ से पेश की जानी है। इस बीच जो उम्मीदवार के नाम है बीजेपी की तरफ से, जो दूसरी लिस्ट आनी है, उस पर भी मंथन पार्टी के भीतर चल रहा है। लेकिन इस सब के बीच चुनाव का नैरेटिव क्या होगा, ये लगातार एक के बाद एक अपने कदम से मोदी सरकार तय करती हुई, डिसाइड करती हुई निर्णायक रूप से नजर आ रही है, जिसमें विकास की बात भी है, जिसमें देश के लिए सौगात भी है और जिसमें सबका साथ सबका विकास के तहत जो शरणार्थी हैं उनका जिक्र भी इस रूप में किया जा रहा है कि उनकी सहूलियत के लिए 3 पड़ोसी देश जहां धर्म के नाम पर उत्पीड़न अल्पसंख्यकों का होता था, उन्हें भारत में नागरिकता मिलने में अब सहूलियत होगी। ये वो कानून है जिसको लेकर जबरदस्त तरीके से देश की सियासत में ध्रुवीकरण देखने के लिए मिला था, लेकिन आखिरकार इसी कानून को लेकर सरकार ने मजबूती के साथ अपना कदम आगे रखा है और इस कानून की रूपरेखा सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। इस बीच आपको बता दें कि असम में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सचिवालय के बाहर भारी फोर्स तैनात की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि लगातार सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट पर हैं जो सुरक्षा एजेंसियां हैं। दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई है, अब जानकारी मिल रही है असम में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सचिवालय के बाहर भारी फोर्स तैनात की गई है। तो दिन में विकास की सौगात, शाम को शरणार्थियों की बात और लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से भी नजर रखी जा रही है कि किसी तरीके की अफवाह ना फैले। ऐसे में साइबर विंग जो है वो भी अलर्ट पर है, हर तरीके के मैसेजेस पर ध्यान रखा जा रहा है कि इस तरीके के भ्रामक मैसेजेस लोगों के बीच ना फैलाए जाएं जिससे लोगों में भड़काऊ संदेश जाए। सीए को लेकर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सीए पर सरकार ने निर्णायक तौर पर मजबूती के साथ अपना कदम आगे रख दिया है और उसी के मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं देश के अलग अलग संवेदनशील इलाकों में। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जरा जानते हैं अभिषेक से क्या जानकारी मिल रही है सुरक्षा के मद्देनजर, दिल्ली से लेकर पूर्वोत्तर तक चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम। अभिषेक बिल्कुल, और खास तौर पर देखिए वो जगहें जहां पिछला 2019 में जब इसको पास किया गया था और उसके बाद जिस तरह से हंगामा हुआ था और जिस तरह से लंबे समय तक जहां पर उपद्रव की घटनाएं हुई थी, जहां हिंसक संघर्ष हुए थे, वो जगहें ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं। वहां पर खास तौर पर चौकसी बढ़ाई गई है और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, दिल्ली में तो है ही है, क्योंकि दिल्ली एक तरह से इस पूरे सीए को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन हुआ था उसका सेंटर स्टेज था दिल्ली। लेकिन उसके अलावा हम लखनऊ की बात करें, भोपाल की बात करें, पटना की बात करें, जो अलग अलग जो हिंदी पट्टी के इलाके हैं, दक्षिण के इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी चूंकि वहां मणिपुर को लेकर के काफी हंगामा चला है, तो उन सारे सेंसिटिव पॉकेट्स में सुरक्षा मुस्तैद कर दी गई है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, चूंकि ये पहले से इस बात के इंडिकेशन थे कि ये आज नोटिफाई होने वाला है। होम मिनिस्टर ने पहले ही ये कह दिया था कि लोकसभा चुनाव के पहले ही नोटिफाई करेंगे, तो इसके लिए पहले से ही गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ में पहले से ये कोऑर्डिनेशन चल रहा था, पहले से ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई थी, उस हिसाब से डिप्लॉयमेंट प्लान किया गया था, तो उसी को मुकम्मल तौर पे हम देख रहे हैं। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से पहले ही संकेत साफ कर दिए गए थे कि सीए को लेकर सरकार मजबूती से कदम बढ़ाएगी। 24 चुनाव से पहले सीए को लेकर नोटिफिकेशन जारी होगा। खुद पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री की तरफ से भी इस बात के संकेत दे दिए गए थे और अब उसी रूप में सरकार मजबूती से शरणार्थियों की बात करती हुई नजर आ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।